मित्रों, आज मैं जनपद शाहजहाँपुर में गांधी फैजाम डिग्री कॉलेज शाहजहाँपुर में करीब 29 साल बाद यहाँ पर अपने बच्चों को बैडमिंटन हॉल में एज ए मल्टीटास्क प्रैक्टिस कराने के लिए पहुंचा हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जेफ कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का, स्पोर्ट्स टीचर फयाज सर का और यहाँ के प्रेसिडेंट एज वेल एज सेक्रेटरी महोदय मिस्टर विवेक तुली जी, जो कि हमारे क्लासमेट सेंट पॉल स्कूल में क्लास 6 से 10th तक रह चुके हैं। उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और शुरुआत में जिन्होंने पैरवी की है वो भी एज ए प्रिंसिपल हैं, उनका भी प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है। आज बड़ी मुद्दत के बाद जीएफ कॉलेज शाहजहाँपुर में एज ए फ्री टाइम आने का मौका मिला। वैसे तो आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि 95 में जीएफ कॉलेज में हमने भी बीएससी में एडमिशन लिया था पीसीएम ग्रुप से, और उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन बैठने पर रिज़ल्ट आने पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जब रिज़ल्ट आया तो वहाँ पर एडमिशन ले लिया और फिर चला गया। अंदर घुसते ही यहाँ का जीएफ कॉलेज का जो वातावरण है बड़ा सुंदर, बहुत ही मनोहारक, बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर दिखाई दिया। तो सोचा कुछ अपनी मन की बात कह दें, जो कि हमारे मित्रगण हैं। जब भी वो हमको देखेंगे भविष्य में तो शायद उनकी यादें तरोताज़ा हो जाएं। ठीक जीएफ कॉलेज के चर्च के पास एक बहुत ही प्यारा शहीदों का स्मृति दिवस चिन्ह के रूप में एक बहुत ही बड़ा मनोरम, सुंदर और बहुत ही, किन शब्दों में इसकी तारीफ़ की जाए, जिसने भी इसके लिए प्रयास किया है या जिसने भी इसके लिए योगदान दिया है, जिसने भी शहीदों के लिए ज़मीन दी है। क्योंकि इधर उधर भटकने से अच्छा है, क्योंकि शहीदों की नगरी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में शाहजहाँपुर जनपद का नाम शहीदों के नाम से जाना जाता है। और उसके उपलक्ष्य में जिस भी विधायक, मंत्रीगण ने या अधिकारियों ने इसमें सहयोग प्रदान किया है, निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन, अच्छा कार्य किया है। जल्दी इसका अनावरण होने वाला है। उम्मीद है 4 या 5 जनवरी में इसका अनावरण हो जाए। और ये शहीद संग्रहालय जो शाहजहाँपुर में बना है, मैं समझता हूँ, अभी मैं अंदर तो नहीं प्रवेश कर पाया हूँ, किंतु इट इज़ कन्फर्म बहुत ही हिस्टोरिकल, बहुत ही यादगार ये शहीदों का संग्रहालय होगा। और उत्तर प्रदेश से जो भी, उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने से जो भी आएगा, हमारे जनपद शाहजहाँपुर के लिए एक बिल्कुल अलग से प्रतीक चिन्ह के रूप में याद किया जाएगा। बड़ी खुशी हो रही है। आज जीएफ कॉलेज प्रांगण में यहाँ का सुंदर वातावरण को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कॉलेज की जो भी मैनेजमेंट कमेटी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुपरविज़न करती है,
क्योंकि बगैर सुपरविज़न के इतना अच्छा बगीचा बना पाना, हरा भरा रखना और सुंदर तरीके से उसकी देखभाल कर पाना, मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल होता है। इसके साथ लगा हुआ सेंट पॉल स्कूल भी है, जिसमें हमने अपनी शिक्षा दीक्षा अपने गुरुओं के द्वारा प्राप्त की है। सभी गुरु को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। किंतु एक बात मेरे मन के अंदर बचपन से खटकती आ रही थी, वो मैं कहना चाह रहा था। हमारे शाहजहाँपुर के अंदर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, कुछ जनपदों को छोड़कर, कुछ प्रदेशों को छोड़कर, स्पेशली साउथ को छोड़कर, साउथ में तो इंग्लिश का वर्चस्व बहुत अच्छा है। वहाँ पर जो बच्चे 5th स्टैंडर्ड से लेके इंटर तक पढ़ते हैं, वहाँ का तो मेरे को समझ में आता है कि उनकी अंग्रेज़ी भाषा बिल्कुल ऐसे ही भाषा होती है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। हालांकि उनकी एक स्टेट लैंग्वेज होती है, वो तो उनको बचपन से ही अभ्यासरत कराई जाती है, किंतु इंग्लिश का बोलबाला बहुत ही अधिक प्रचलन में रहता है। इसलिए उनकी भाषा बोलते समय भी ऐसा लगता है कि वो हिंदी ही जैसी होगी। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत से पेरेंट्स जैसे तैसे एडमिशन्स तो करवा देते हैं, जोड़ तोड़ करके फ़ीस भी जमा करते हैं, किंतु आज के समय में मैं ये देख रहा हूँ कि अब 25% बच्चे ही पढ़ते हैं। बाकी जो 75% बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के पीछे उनके माँ बाप को लगना पड़ता है। माँ बाप पढ़ते हैं, ऐसे मान के चलिए उनके पेरेंट्स होमवर्क करते हैं, और होमवर्क करने के पीछे एक मूल कारण यही होता है क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। प्रश्न यहाँ पर आता है, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, वो 25% बच्चे यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो किसके सहारे हैं? जाहिर सी बात है, प्रथम श्रेणी में वो स्कूल के शिक्षक के सहारे हैं, और द्वितीय श्रेणी में यदि उनको घर पर ट्यूटर मिला हुआ है तो उसके सहारे हैं, और तृतीय श्रेणी में वो किसी न किसी कोचिंग सेंटर में जाकर अपना ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके सहारे हैं। समस्या यहाँ पर आकर खड़ी होती है कि फिजिक्स पढ़ाया जाए, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, ये सब विषय पढ़ाए जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए जाते हैं। किंतु जो क्रिश्चियंस माइनॉरिटी लेवल के स्कूल्स होते हैं, सॉरी माइनॉरिटी नहीं, ख़ास तौर से क्रिश्चियंस स्कूल, उसमें बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझाया जाता है। जिन बच्चों की अंग्रेज़ी विषय पर कमांड अच्छी होती है, जिनके पेरेंट्स पर लैंग्वेज पर कमांड होती है, उनके घर का माहौल वातावरण बहुत ही उत्तम और उचित होता है, वो बच्चे अंग्रेज़ी को भली भांति पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, सीख भी लेते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अंग्रेज़ी ना पढ़ते हुए हिंदी की तरह ही समझ रहे हैं। मेरा प्रश्न यहाँ पर आता है कि चाहे हम गणित का सवाल लगाएं, चाहे हम इंग्लिश पढ़ें, किंतु जो भी हम जिस भाषा में पढ़ते हैं, सर्वप्रथम उसकी मनोभावना जो होती है वो किस रूप में समझ में आती है, आखिर उसका हमारे मस्तिष्क में चित्र किस रूप में तैयार होता है। मेरा मानना है बचपन में जब बच्चा रोता है तो सबसे पहले माँ माँ चिल्लाता है। तो निश्चित तौर पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, और ये दावे के साथ कहना चाहूँगा कि यदि हमारे आने वाले समय में शिक्षकगण जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर वो इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हुए साथ साथ एक लाइन में उसका हिंदी में उच्चारण करते हैं, हिंदी में उसको इजी वे में अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें, चाहे वो कोई भी विषय हो, तो यकीन मानिए यदि आपकी कक्षा में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 90% बच्चे सफल होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, और अच्छे नंबरों से सिर्फ एक ही विषय में नहीं, हर विषय में पास होंगे। क्योंकि उनकी जब कोई पाठशाला, कोई चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो निश्चित तौर पर सफलता
प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का दोष नहीं होता है। बच्चे जब आते हैं पढ़ने के लिए तो पूरा माइंड मेकअप करके आते हैं कि उन्हें आज ये पढ़ना ही पढ़ना है। फेल वो वहाँ पर हो जाते हैं कि वो कोशिश तो कर रहे हैं किंतु समझ नहीं पा रहे हैं। फॉर छोटा सा एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगा, संस्कृत विषय होता है। संस्कृत विषय हम जैसे तैसे करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, किंतु बड़े दुख की बात कहना चाहूँगा कि हमारी कक्षा 1 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 10 तक संस्कृत विषय में चैप्टर तो दे रखे हैं, किंतु सही तरीके से बच्चा उसकी शुरुआत कैसे करे। जैसे हिंदी में शुरुआत करता छोटा से अनार बड़ा से आम, ठीक उसी तरीके से संस्कृत में भी ऐसे चैप्टर्स होने चाहिए कि ये पता होना चाहिए है कि वह जा रहा है तो इसको संस्कृत में कैसे कहना है। पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है, इसको संस्कृत में कैसे कहना है। संस्कृत में शिक्षक बोलता है और हिंदी में समझा देता है, और बच्चा जो समझ लेता है उसका वो अपने शब्दों में उच्चारण तो कर देता, लिख देता है, किंतु एक बात निश्चित है, वो पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता है। जब संस्कृत का व्याकरण, हिंदी का व्याकरण उसको अच्छी तरीके से भली भांति पता होता है तो निश्चित तौर पर हिंदी में कहीं पर से कुछ पूछ लिया जाए वो निश्चित तौर पर अच्छे नंबर लाएगा। क्योंकि मेरे भी जब मैं सेंट पॉल में था तो 35 नंबर का पेपर होता था तो मेरे 32 या 33 नंबर आ जाते थे, क्योंकि हम गहराई से हिंदी को पढ़ते थे। हिंदी में दोहा भी होता है, सोरठा भी होता है, छंद भी होता है, चौपाई भी होता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर उसका आधार हमारी मातृभाषा होती है, जो हम घर पर हमारे चाल चलन में होता है। उस भाषा में यदि किसी चैप्टर को पहले से ही 2 तरीके से पढ़ा दिया जाए, समझा दिया जाए, तो शायद कोई भी विषय हो, चाहे वो गणित का विषय हो, चाहे वो भौतिक का विषय हो, चाहे वो रसायन का विषय हो, या किसी भी क्षेत्र का कोई भी विषय हो, हायर लेवल से हो, सेकेंडरी लेवल पर हो या उच्च कैडर पर कोई भी चैप्टर हो, मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा दावा है, निश्चित तौर पर बच्चों का अच्छा परसेंटेज आएगा। नहीं तो मेरा जो आकलन है, मेरा खुद का व्यक्तिगत आकलन है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत मैं अपनी बात रख सकता हूँ, कह सकता हूँ। सामने वाले को, देखने वाले को सुनना है या नहीं सुनना है, समझना है नहीं समझना, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। किंतु हम अपनी बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि यदि बेसिक